बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी एंड मैं आ चुका हूं आप सभी बच्चों के लिए ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड लेके। जी हाँ बच्चा, जैसा कि हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, अब पार्ट 2 हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आई होप ऐसे नए बच्चे जो प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे जरूर आप उसमें देखें, क्योंकि उससे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया बाबू। और उसमें हम बताए आपको कि डेली जो वीडियो बताया जाता है उसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन में लाइव में क्या सॉरी आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड में लिखवा दिया जाता है, और इसको हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सैटरडे को रात 8 बजे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक पूरे रिसोर्सेज को पढ़े कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अपने स्किल्स नॉलेज के बेसिस पे कन्वर्ट करके क्या बना सकते हैं, डेवलप बना सकते हैं और उसको यूजेबल बना सकते हैं। ठीक है, एक मिनट बाबू, क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाबू की रिसोर्सेज का हम लोग डेफिनेशन देखे थे। क्या देखे थे कि एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग एंड दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज, जिसमें तीन था, कल्चरली एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। तीनों का आपको आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी समझ में आया होगा, है ना? और तीनों क्या था, इंटरडिपेंडेंट आप बताए थे आपको, ह्यूमन बीइंग है, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फिर बहुत सारा ऑन द बेसिस पर भी हम लोग बात किए थे। ठीक है, अब हम लोग आज का जो टॉपिक है ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिसोर्सेज हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिप्रेडेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज क्या होता चला जा रहा है, डिग्रेड होता चला जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना होगा, उसके लिए प्लानिंग बनाना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं बाबू कि आखिरकार रिसोर्सेज का जो डिप्लीटेशन हो रहा है या रिसोर्सेज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है, जिससे रिसोर्सेज क्या हो रहा है, वो खत्म होता चला जा रहा है, और हम लोग को कैसा प्लानिंग करना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या प्लानिंग ऑलरेडी किया जा चुका है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा चुका है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? और एक चीज आपको हम बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बना है, तो आप एकदम ध्यान से जो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं ना, उसको आप जरूर अपने बुक्स में नोट डाउन करते चलेगा। और ये सारा जो है ना, मेरा बिलीव करिए बाबू, बुक्स एकदम एक बार खाली पढ़ लीजिए, इसके बाद यही कॉन्टेंट है ना आपका पूरा एकदम आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला जो हमारा ये है बाबू, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, रिसोर्सेज प्लानिंग को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला जो हम लोग को होगा वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग को एक टॉपिक लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारा टॉपिक है, आपका बुक में देखिएगा तो टॉपिक छोटा है, उसको तरफ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आपको पहले ये समझना है कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं। इंडिस्क्रिमिनेट का मतलब बिना कोई भेदभाव का हम लोग क्या करते चले जा रहे हैं, यूज करते चले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे शावर लिए हैं, वॉशरूम में गए नहाने, शावर ले रहे हैं मजे से, 2-3 बाल्टी पानी कैसे खत्म हो आपको भी पता नहीं है, तो ये क्या है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है ना रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं। क्लियर है ना? यानी आपके पास क्या है कि एक्सेस है वाटर का, बहुत सारे रिसोर्सेज का, और आप उसको क्या कर रहे हैं, मन चाह क्या कर रहे हैं, यूज करते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, इससे क्या हो रहा है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, और ये इंडिस्क्रिमिनेट यूज करने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा क्या आ जा रहा है, प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं, तो आपको ये चीज क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, ठीक है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, ध्यान से रखेगा। तो क्वेश्चन लिखेगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड with the development of resources, development of resources। क्लियर है ना? एकदम ध्यान से रखिएगा बाबू, पीवाईक्यू में एकदम आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक से जो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है वो ये है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या क्या प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल ऑफ द रिसोर्सेज में? तो पहला जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बाबू कि डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल। हमारा जो रिसोर्सेज है उसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिप्लीटेशन हो रहा है। डिप्लीटेशन का मतलब कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ सेक्शन ऑफ द जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं उसको इंडिस्क्रिमिनेट यूज करते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा यूज करने के कारण क्या हो रहा है, वो खत्म होता चला जा रहा है। बताया आपको, शावर ले रहे हैं सर, मजा आ रहा है, गर्मी का दिन है, एकदम लेते चले जा रहे हैं, पानी वेस्ट होता चला जा रहा है। यानी आप क्या कर रहे हैं, इंडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, किसका, रिसोर्सेज का। क्लियर है ना? चलिए इसके बाद बात करेंगे दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसके साथ बाबू, कि accumulation of resources in few hand which is turn divided the society into two segment, example haves and haves not।
एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या, यानी रिसोर्सेज का जो एक्सेस है वो कुछ ही पीपल के हाथ में है, और कुछ ही पीपल के हाथ में होने के कारण क्या हो गया कि हमारे सोसाइटी में दो ग्रुप क्रिएट हो गया, एक हैव्स और दूसरा हैव्स नॉट, मतलब एक अमीर और दूसरा गरीब, एक रिच और पुअर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। लाइक अब आप देखिएगा कि अमीर लोग मस्त एसी में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं तो यानी एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और उससे जो पॉल्यूशन वगैरह निकल रहा है तो उससे हमारा जो ऑक्सीजन जो है या फिर बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस वो क्या हो रहे हैं, डिप्लीटेशन होते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, कर कोई और रहे और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब पे पड़ेगा। समझ आ रही कि ना रही? या फिर आप देखिएगा कि जो हमारे रिच फैमिली है वो कहीं ना कहीं अपना कार से जा रहे हैं, कार में पेट्रोल भरा रहे हैं, थोड़ा दूर जाने के लिए पेट्रोल भरा रहे हैं, यानी जो रिसोर्सेज है वो तो यूज होता चला जा रहा है, डिप्लीटेशन होता चला जा रहा है। वहीं जो बंदा जो गरीब है जो साइकिल चला रहा है कहीं ना कहीं वो तो भाई रिसोर्सेज कंप्लीट कर नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में रिसोर्सेज का जो लैकमेंट है उसको भी देखना पड़ेगा, या फिर जो प्राइस हाइक होगा पेट्रोल का डीजल का उसको भी वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इट मीन इससे क्या हो रहा है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो किसी एक ही हाथ में है, और उससे क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी में दो सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, एक हैव्स और दूसरा क्या हैव्स नॉट। ठीक है, तीसरा जो प्रॉब्लम है बाबू क्या, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है ना? थर्ड पॉइंट एकदम ये बोला जा रहा है क्या कि जो इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, यानी हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। लाइक आप क्या देख रहे हैं ना कि हम लोग कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उससे जो हमारा CO2 निकल रहा है उससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और जिससे क्या आ जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। देख रहे हैं ना, हर साल हमारा गर्मी बढ़ता चला जा रहा है, और ओजोन लेयर डिप्लीटेशन हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीटेशन का मतलब क्या है बाबू, आप जैसे कि क्लास आई थिंक 7th में पढ़े होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में O3 यानी ओजोन गैस है, O3 क्या करती है, हमारे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना उसको क्या करती है, रोकती है। और आप क्या कर रहे हैं कि आप हमारे जो फ्रिज यूज कर रहे हैं और एसी यूज कर रहे हैं तो उससे एक गैस निकलता है CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है ना बाबू, ऊपर जाता है, ये जो ओजोन गैस है ना वो O3 को ब्रेक कर देता है, O3 को ब्रेक कर दे रहा है। अब जब O3 को ब्रेक कर दे रहा है O2 प्लस O में, तो हमारा जो सन से जो रेज आ रहा है वो उसको आगे तक कैप्चर कौन करेगा, कोई कैप्चर कर ही नहीं पाएगा, जिस वजह से क्या होगा वो रेज डायरेक्टली हमारे तक आएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर का क्या होगा, डिप्लीटेशन हो रहा है, यानी ओजोन गैस जो है वो क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है, ये तीन से आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल 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 कि क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो तीन प्रॉब्लम है। पहला तो रिसोर्सेज क्या हो रहा है, डिप्लीटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रिड है इंडिविजुअल वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक सोसाइटी के हाथ में, जिससे हैव्स और हैव नॉट क्रिएट हो रहा है। तीसरा इसके कारण इंटरनेट यूज करने के कारण बहुत सारा इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसमें हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन भी देख रहे हैं। ठीक है ना? और इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अगर आपको है ना एक अच्छा लाइफ, एक शांतिपूर्वक लाइफ चाहिए या एक ग्लोबल पीस चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग किया जा सके। समझ आ रही कि ना रही है? तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्लियर है ना? तो अभी थोड़ा सा हम लोग ये बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे आखिरकार क्या क्या स्टेप लिया गया है ये जो इंडिस्क्रिमिनेट यूज है उसको रोकने के लिए। ठीक है ना? तो देयरफॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल। और हम लोग को एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना क्या है, जरूरी है। इसी के साथ यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या उसको देखेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखिएगा रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 हुआ था, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आया था एजेंडा 21 का, उसको हम लोग देखेंगे। ये जो रियो डी जेनेरो था वो कहाँ हुआ था बाबू, ब्राजील। कहाँ हुआ था बाबू, ब्राजील। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है बाबू, कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? सिंपल, यानी जो डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसका क्या कारण है, रीजन हम लोग देखें, तीन रीजन है, और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस करें, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इसका हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट किया है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया बाबू, है ना? तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एकदम याद कर लीजिएगा, सिंपल। ठीक है, और इसको समझा रहे एकदम ध्यान से समझ जाइएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड बी टेक
place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. इकोनॉमिक्स में आपको याद आ रहा होगा, हम आपको बोले थे कि आज का जो हम लोग रिसोर्सेज है या आज का जो हम लोग इन्वायरमेंट है वो हम लोग अपने फोर फादर से एक्वायर नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बोरो किए किससे, हमारे आने वाले जनरेशन से। तो इसलिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो आज जो रिसोर्सेज है वो क्या कर सके, प्रिजर्व रख सके, किसके लिए, हमारे आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कॉन्सेप्ट यही कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट तो होगा लेकिन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी डेवलपमेंट आप करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कहीं ना कहीं डैमेज मत करिए। प्लस क्या, डेवलपमेंट होगा लेकिन प्रेजेंट डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी आप जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको कंप्रोमाइज नहीं करना है, किसके साथ, हमारा फ्यूचर जनरेशन के साथ। यानी हमारे रिसोर्स को हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करके रखना है, बचा के रखना है। तो आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये समझ में आ गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट व्हिच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी आज का जो डेवलपमेंट है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इट मींस आज जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट किससे पड़ेगा, आपके जनरेशन पे पड़ेगा। बोले सर देख लेंगे ना, तो याद करिए पहले हम लोग पानी कहीं ना कहीं आराम से पी लेते थे, किसका, कहीं ना बोरिंग वगैरह का पानी पी लेते थे, है कि नहीं। आज पानी आपको खरीदना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि आप बोरिंग कर रहे हैं, पानी निकल ही नहीं रहा है, तो पानी को खरीद के पी रहे हैं। यानी आप एक बात सोचिए, हमारे आने वाला जो जनरेशन होगा वो कैसे पिएगा, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। समझ आ रही कि ना रही है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखे थे। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था बाबू, इसी के लिए हमारा एक पूरे ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल का मतलब समझ रहे ना, सारे कंट्री के लोग रियो डी जेनेरो में क्या किए थे, मीटिंग किए थे ब्राजील में, कब, 1992, याद रखेगा डेट, क्या 1992 में किए थे, है ना। और इसमें क्या हुआ था कि सबमिट वेयर मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट, कितना, 100 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट का मतलब, जैसे कि मान लीजिए हमारे हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, तो वो कहा उस मीटिंग में जाके शामिल हुए थे, पूरे कंट्री से 100 ऐसे कंट्री शामिल हुए थे। कहां पे, रियो डी जेनेरो। द समिट वाज कन्वेंटेड फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में, यानी पूरे ग्लोबल लेवल पे कैसे हम लोग एनवायरमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके लिए पूरा मीटिंग क्या किया गया था, स्टेबल किया गया था। समझ आएगी नहीं, तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि आपको एक नोट लिखने आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियो डी जेनेरो एट समिट 1992। ऐसा अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ इससे क्या किया जाता है ना, स्टेटमेंट लिख के दे दिया जाता है और इससे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो जिसको आपको उस स्टेटमेंट से बेसिस पे क्या करना रहता है, आंसर लिखना रहता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है, 1992 में क्या हुआ था, एक समिट हुआ था जिसमें 100 हेड ऑफ स्टेट क्या हुए, शामिल हुए, और जो कंसर्न था किसका, जो अर्थ समिट का कंसर्न था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब जो हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं या हमारा इकोनॉमी कैसे डेवलप कर सके विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट को, उसके ऊपर क्या किया गया, डिस्कशन किया गया, है ना। एंड रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21, और इसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, एजेंडा 21। याद रखिएगा एजेंडा 21 क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए एक क्या हुआ, कन्वेंशन स्टैब्लिश हुआ, और वो कन्वेंशन से क्या रिलेट निकला है, एजेंडा 21। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एजेंडा 21। याद रखिएगा बाबू एजेंडा 21 क्या है, एकदम ध्यान से एकदम देखिएगा, सारा चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एजेंडा 21 क्या था, सिंपल सिंपल सिंपल, क्या कि एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट should draw its local agenda and global cooperation on common interests, mutual needs and share responsibility। ये बोला गया कि हर एक कंट्री अपने लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या बनाए, एजेंडा बनाए। अब सर लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्यों, होता क्या था ना कि स्कीम आया सेंट्रल लेवल पे, सेंटर से स्टेट गया और स्टेट अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थी जो भी रूल्स प्रिंसिपल था उसको, लेकिन हुआ क्या, इसको लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पे बात किया गया, क्यों, क्योंकि लोकल पे जो आपके मुखिया लोग होंगे वो आपके आसपास के एनवायरमेंट को ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे, इसलिए बोला गया कि लोकल गवर्नमेंट टू ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा, ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, और एक ग्लोबल कॉपरेशन होना चाहिए कि जैसे एनवायरमेंटल जो डैमेजिंग है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वो सारे लोगों का प्रॉब्लम सेम है, तो यानी ग्लोबल कॉपरेशन करना होगा एक कॉमन इंटरेस्ट पे और म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पांसिबिलिटीज। यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है
कि मान लीजिए इंडिया में ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है या ज्यादा CO2 प्रॉब्लम हो रहा है तो सारी इंडिया वाले को प्रॉब्लम होगा, नहीं, पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम होगा बाबू। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ल्ड एक है, कोई ऐसा नहीं है अमेरिका दूसरे प्लानेट में, वो दूसरे प्लानेट में, यानी एक हम लोग को ग्लोबल कॉपरेशन का जरूरत है और लोकल एजेंडा बना के इसको क्या किया जाना होगा, रिस्पांसिबिलिटीज को शेयर करना पड़ेगा। तो एजेंडा 21 का पहला पॉइंट अब ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये बोला गया कि डिक्लेरेशन साइन एट रियो डी जेनेरो 1992 में यूएनसीईडी में क्या हुआ था, शामिल हुआ था, एक तरीके से साइन किया गया था किसमें, रियो डी जेनेरो में, कि हम लोग क्या क्या चीजों को अचीव करेंगे, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसको अचीव करेंगे, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। कैसे? तो कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है बाबू, क्या कि जो हमारा एजेंडा 21 था उसमें क्या क्या टॉपिक शामिल था, तो याद रखिएगा एनवायरमेंटल डैमेज शामिल था, पॉवर्टी भी था। बच्चों को लगता है क्या इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी पढ़ना है, यहाँ पे ज्योग्राफी में तो ऐसा बात नहीं किया होगा, एजेंडा 21 में किया गया है। पॉवर्टी को भी क्या करना है, पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या करना है, कम करना है, और जो डिजीजेस है उसको भी क्या करना है, कम करना है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आई? तो कैसे कम करना है बाबू, तो हाउ, तो ये यहाँ पे इसे बताया गया कि आपको एजेंडा वगैरह थोड़ा क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो हमारा एक टॉपिक था सिंपल है, पूरा आपको कनेक्ट करके थोड़ा बता दे रहे हैं बाबू, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात की डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, किसका बात की, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में हम लोग ये बात किए कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं और इंडिस्क्रिमिनेट यूज करने के कारण क्या हो रहा है, ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद बात किए थे, इसलिए हमारा ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ, ग्लोबल लेवल पे रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ 1992 में, जिसमें एक कॉन्सेप्ट को यूज किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा कि जो डेवलपमेंट होगा प्रेजेंट में वो हमारे फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाए और वो डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। 1992 में हुआ था, ये बात की थी, 100 हेड ऑफ स्टेट मिले थे और कहीं ना कहीं एक प्लान क्रिएट किए जिसमें ये बोला गया कि आखिरकार कैसे हम लोग बना सके। तो इसका जो निकलता है आउटकम वो एजेंडा 21। एजेंडा 21 में ये बोला गया कि सारे लोग साइन किए और हम लोग को एजेंडा ये बनाया गया कि हम लोग को ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करना है, अचीव करना है। तो कैसे, क्या क्या टॉपिक शामिल था, एनवायरमेंटल कॉम्युनिटी डैमेज को, पॉवर्टी को, डिजीज को कम करके। कैसे? तो ऐसे याद रखिए, कैसे, तो लोकल गवर्नमेंट के साथ काम करके, लोकल एजेंडा बना के और ग्लोबल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पांसिबिलिटीज को क्या करके, शेयर करके। समझ आएगी नहीं? तो ये था बाबू आपका क्या, कि कैसे रिसोर्स का डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद तो आपको ये समझ में आया कि सर प्रॉब्लम क्या है। तो अब हम लोग को ये भी देखना होगा कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ भी यही बोला गया, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहला, हमारे पूरे अर्थ में जो रिसोर्स है उसको प्लानिंग करने की जरूरत क्यों है। रिसोर्स को बाबू प्लानिंग करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना, वो क्या है, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में अनइक्वल अनइवन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइक्वल अनइवन क्या है बाबू, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक आप देखिएगा पूरे वर्ल्ड में, तो आप देखिएगा पेट्रोल किसके पास है, सऊदी अरेबिया के पास है, ठीक है ना। ज्यादा पेट्रोल किसके पास, सऊदी अरेबिया के पास है, ठीक है। अगर आप भारत के पास देखिएगा तो भारत के पास भी रिसोर्सेज में देखिएगा कोयला वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। वहीं आप देखिएगा रशिया के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। यानी हमारा जो रिसोर्सेज है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, डिवाइडेड है। और इसीलिए आपको बोला जा रहा है व्हाई देयर, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा व्हाई, यहाँ क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, व्हाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई देयर इज नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो द रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द वर्ल्ड देयर इज अनइक्वल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वल अनइवन है। यानी आप एक बात समझिएगा, सऊदी अरेबिया में पूरा पेट्रोल जो हमारा जो डीजल है वो खत्म हो जाए तो इससे खाली सऊदी अरेबिया के लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा। यानी अगर वहां पे जो सऊदी अरेबिया है ना, बात की इकोनॉमिक्स में आपको याद होगा कि वहां पे बहुत सबसे ज्यादा अगर बैरल है तो वहाँ आई थिंक 800 बैरल वहां पे आपको क्या क्रूड ऑयल देखने को मिल जाएगा। तो क्रूड ऑयल अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया में खत्म हुआ तो क्या इसका इफेक्ट सिर्फ सऊदी अरेबिया में पड़ेगा, नहीं ना, पूरे कंट्री में पड़ेगा, भारत में ही पड़ेगा। आप देख रहे होंगे ना, बचपन में हमको याद है कि जब हम बाइक चलाते थे, क्लास 8 में थे, अब जैसे क्लास 8 में बाइक चलाते थे, चलाते थे, है ना, कहीं ना कहीं चला रहे थे, उसमें याद है कि हम पेट्रोल भराते थे 50 रुपया, 50 रुपीज लीटर, और आज भरा रहे कितना 105 रुपीज लीटर। यानी कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो डबल हाइक किया है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, जो क्रूड ऑयल है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है ना, तो प्राइस तो हाइक होगा। हम लोग डिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, क्वांटिटी कम हो रहा है, जब क्वांटिटी कम होगा तो प्राइस आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज बोला जा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि अनइक्वल अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल स्टेट रीजनल एंड लोकल इज रिक्वायर्ड। और इसलिए जरूरी है कि एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग हो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। लाइक आप देखते होंगे भारत में भी देखिएगा ना बाबू, बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है। जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कोयला है, लेकिन आप वही आप चले जाइएगा कहाँ पे, राजस्थान में, तो राजस्थान में आपको कोयला मिलेगा क्या, राजस्थान में क्या है, तो सनलाइट एनर्जी आपको ज्यादा मिल जाएगा।
समझ आ रही कि ना रही है? यानी आप देख रहे हैं रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है ना। वहीं आप देखिएगा वाटर रिसोर्सेज कहाँ, राजस्थान में कम है, अगर वहीं आप चले जाइएगा रिसोर्सेज आपको अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक मेघालय वगैरह रीजन में क्या अच्छा खासा रिसोर्सेज देखने को मिल जाएगा वाटर रिसोर्सेज। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो क्या अनइवनली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप बुक में पढ़िएगा बाबू कि बहुत सारा एग्जांपल दिया गया झारखंड वगैरह का, यहाँ पे रिसोर्सेज है, कहाँ पे कौन कौन सा हमारे स्टेट में रिसोर्सेज है उसको दिया गया, उसको थोड़ा सा बुक में देखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है ना। बस उसी चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बाकी A to Z इस चैप्टर में आपको सारा चीजें मिल जाएगा। वो इसलिए नहीं किया बाबू क्योंकि वो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है, वो नॉर्मल एग्जांपल था इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। मेरा ये आपको कहना है बाबू कि यहाँ पे आप जरूर उस चीज को देखिएगा, यानी आप समझिए बाबू, हमको सब पता है कि आप गलती कहाँ कर सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये इसमें आप बुक में जरूर देखिएगा कि इससे रिलेटेड आपको दिया गया हुआ एग्जांपल कि कौन से रीजन में कौन सा आपका क्या है रिसोर्सेज है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे राजस्थान में आपको देखिए कितना अच्छा फैसिलिटीज है, वहीं आप देखिएगा इधर अरुणाचल प्रदेश वगैरह में पानी का कोई कमी आपको देखने को नहीं मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो रिसोर्सेज है वो क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो चलिए अब एक बात समझिए, जब रिसोर्स प्लानिंग को समझ गए कि रिसोर्स प्लानिंग जरूरत क्या है, क्यों है, ठीक है। तो अब हम लोग भारत में देखेंगे कि भारत में 3 स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसा होता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे बाबू क्या कि डिफाइन द 3 स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। सिंपल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एकदम 3 पॉइंट्स इसमें आएगा बाबू, और 3 पॉइंट्स अगर आप कर लिए तो सोचिए आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इंडिया, तो स्टेप क्या क्या है, 3 है। पहला आइडेंटिफाइंग है, प्लानिंग स्ट्रक्चर है, ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब पहला तो रिसोर्स का प्लानिंग करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिसोर्सेस है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिसोर्सेज कहाँ है वो आइडेंटिफाई करेगा तभी तो उसको टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट कर पाइएगा बाबू। तो पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या आइडेंटिफाइंग, क्लियर है ना। दूसरा क्या है प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब जब आइडेंटिफाई कर लेके रिसोर्सेज है तो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज होगा, कैसे काम किया जाएगा, कितनी देर काम किया जाएगा, तो वहां पे प्लानिंग आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट, ये जो प्लानिंग बनाए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो रिसोर्सेज प्लानिंग बनाए इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। यानी आप मान के चलिए झारखंड में कोयला प्रोडक्शन हो रहा है, क्या झारखंड वाली सिर्फ यूज कर रहे हैं, नहीं ना। तो वो जो रिसोर्सेज मिला उसको ओवरऑल यानी पूरे इंडिया के डेवलपमेंट से क्या करके देखना पड़ेगा, कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। यानी 3 स्टेप है और ये तीनों स्टेप को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिरकार 3 स्टेप और रिसोर्स प्लानिंग क्या है। बस इतना स्लाइड याद रखिएगा ना, आपका ये वाला जो क्वेश्चन आपको लिखा है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या कि आइडेंटिफाइंग एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पहला क्या आइडेंटिफिकेशन था, यानी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इन्वेंटरी करना पड़ेगा रिसोर्सेज, कौन से रीजन ऑफ द कंट्री में रिसोर्सेज है, ठीक है। और उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा। सर्वे करेगा ना कि वहां पे ये रिसोर्स है, उसका मैपिंग करेगा कि हाँ ये वाले एरिया में इतने में रिसोर्सेज है, यहाँ के लोगों को कैसे खाली करवाना है। उसके बाद उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन देखेगा कि किस टाइप क्वालिटी क्या रिसोर्स है, बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी है तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उसका क्वांटिटी भी देखेगा। याद आ रहा है, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी उसको निकालने से प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, क्वालिटेटिव भी देखना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव भी देखना पड़ेगा, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और रिसोर्स को मेजर भी करना पड़ेगा कि आखिरकार कितना रिसोर्सेज है। तो ये पहला पॉइंट हुआ किसका, यहाँ पे आप जो आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। दूसरा हम लोग याद करें क्या बोल रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे किसका कि evolving a planning structure endowed with appropriate technology skill and institutional setup for implementing रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। यानी एक प्लान बनाइएगा क्या कि कैसे कैसे आपको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज स्किल्स और इंस्टीट्यूशन का यूज करके वो रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट से कनेक्ट करेंगे तो मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। जो आप प्लान बनाए हैं उससे हमारा पूरा कंट्री डेवलप होगा या नहीं होगा उसको भी देखना। अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या उस एक्सट्रैक्टर को कोई फायदा है, नहीं है। यानी प्लानिंग को आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई ना बाबू, चलिए ठीक है। अब हमको ये देखना है कि सर रिसोर्सेज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई कंट्री है तो वहां रिसोर्सेज होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अगर रिसोर्सेज नहीं होगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात आपको बता रहे हैं, रिसोर्सेज होना इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। जी हाँ बच्चा, तो एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जरूरी है, मतलब रिसोर्सेज होगा तभी डेवलपमेंट होगा, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि बट मेयरली एबिलिटी और रिसोर्सेज इन द अब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो जैसे देखिएगा रिच इन रिसोर्सेज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जैसे आप देखिएगा अफ्रीका, क्या
अफ्रीका। अफ्रीका में देखते हैं ना कितना ज्यादा रिसोर्सेज, तभी वो गरीब देश है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो है लेकिन वहां के लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब पुअर रिसोर्सेज बेस्ड बट इकोनॉमिकली डेवलप, जैसे जापान देखिए, क्या जापान, ठीक है, नाम सुनते आता है डेवलप कंट्री। जापान के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है लेकिन तभी वो डेवलप कंट्री। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? टेक्नोलॉजी है। समझ आ रहा है कि ना आ रहा है? ये चीज बोला गया। अमेरिका के पास भी पहले देखे होंगे, यूरोप के पास भी पहले उतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं था, लेकिन अमेरिका यूरोप के लोग क्या किए, अफ्रीका में टेक्नोलॉजी लेके गए और वहां से टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके पूरे वर्ल्ड में बेचे, जिससे वो क्या बन गए, अमीर बन गए। लेकिन अफ्रीका जिसके पास रिसोर्सेज होते हुए भी वो क्या है, गरीब देश है। तो आप समझ में आ रहा है? तो स्टेटमेंट ऐसा भी बन सकता है कि ओनली एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिफाइन। समझ आएगी ना? स्टेटमेंट दे दिया, ओनली एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट दे दिया, बोला गया एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन यही जो स्टेटमेंट के बेसिस पर आप करिएगा। समझ आ रही कि ना? तो यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है वैसा, लेकिन आपको याद रखना है। और एक आपको ये एग्जांपल भी हम दे दिए अफ्रीका और जापान का, ये याद रखना है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करिए क्या विद द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। जब हमारे ब्रिटेन के लोग भारत पे रूल स्टैब्लिश किए तो उसको याद करिए। क्या हमारे पास उस समय रिसोर्सेज था, ठीक है, लेकिन हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं था। याद आ रहा है कि नहीं? पूरे उस समय हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाए हुए होंगे कि पहले ही हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले ही हो गया था। कहाँ पे? यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यानी उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गया। तो वो लोग क्या किए, भारत में आए। देखिए भारत में रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है ना, और वो क्या किए, अपने टेक्नोलॉजी की वजह से भारत में क्या किया, अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश किया, और हम लोग देखते रह गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था। इट मींस आपको ये समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज इज ओनली नॉट इंपॉर्टेंट, the presence of resources is not enough for the development of the country, the technology is also important for the development of the country। क्लियर है ना? तो स्टेटमेंट कभी भी नहीं आया और कभी भी स्टेटमेंट दे के आपको एक्सप्लेन करने पूछा जा सकता है, इसलिए एकदम ध्यान में रखिएगा। सारे टीचर बताएंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया, हम आपको बताएंगे क्या क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, एक चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज भी टॉपिक कंप्लीट हुआ कि एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। तो एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हम लोग देखें कि हाँ, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हम लोग क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए क्या बाबू, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बाबू कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, उसको हम लोग देखेंगे कि आखिरकार। अब ये तो आपको समझ में आ गया क्या कि सर रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। अब रिसोर्स प्लानिंग तो जरूरी है, पहले देखिए रिसोर्स का डिप्लीटेशन कैसे हुआ। अब रिसोर्स डिप्लीटेशन हुआ तो हम लोग प्लानिंग बनाए कि अगर रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाए, कैसे रिसोर्स को प्लानिंग किया जाए। अब रिसोर्स प्लानिंग तो कर लिया, अब आपको ये बात आता है कि आखिरकार रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे। तो देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। कितना अच्छा कोटेशन है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये कोटेशन एकदम ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। क्या बोला गया महात्मा गांधी जी के द्वारा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, यानी हमारे पास पूरे वर्ल्ड में सबके लिए जरूरतों को फुलफिल करने के लिए इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड, लेकिन एक लालची आदमी के लिए फुलफिल करने के लिए हमारे पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज या हमारे पूरे एनवायरमेंट रिसोर्सेज का कमी हो जाएगा। यानी आपकी जरूरत जो है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे एनवायरमेंट का रिसोर्सेज है, कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लीटेशन नहीं होगा। लेकिन आपके ग्रीड, आपका जो आपके अंदर जो लालच है उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ जाएगा। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कोटेशन दिया गया था, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी का भी जो बहुत सारा एक तरीके से उनका योगदान है बाबू, है ना, कि हमारा रिसोर्सेज कैसे डिप्लीटेशन हो रहा है, कैसे कंजर्व किया जाए। तो महात्मा गांधी जी बोलते थे कि ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लीमेंटेशन एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है ना। तो एक बात समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप बना नहीं है, लेकिन हम बताए ना क्वेश्चन एकदम बन सकता है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्या? अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, what are the reason of depletion of resources, डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकदम नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी व्हाट आर द कॉज ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट आर द रीजन ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो महात्मा गांधी जी ऐसा मानते थे कि ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज ऑफ द रिसोर्सेज डिप्लीटेशन एट द ग्लोबल लेवल। इनका मानना है कि जो इंडिविजुअल पर्सन, जो ग्रीडी पर्सन है, और हमारा आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस वजह से हमारे रिसोर्सेज का क्या हो रहा है बाबू, डिप्लीटेशन हो रहा है।
समझ आ रही कि ना रही है? आप पहले देखते होंगे कुआं से पानी निकालते थे तो आप आराम से निकालते थे और यूज करते थे, लेकिन जब हमारे पास मोटर आ गया तो आप मोटर से पानी को क्या कर रहे हैं, पूरा निकाल ले रहे हैं। पहले खेतों में पानी को पटाने के लिए हाथ से पटाते थे तो एक लिमिटेड अमाउंट में, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो मोटर की वजह से है ना हम लोग क्या करते हैं, पूरा इरिगेशन कर देते हैं, पानी एकदम वेस्ट चला जाता है, इवोपरेट हो जाता है। समझ कि ना रही है? तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज का डिप्लीटेशन के लिए, है कि नहीं? और ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, एकदम लाइन को ये एकदम 2 लाइन अगर चिपका दिए तो मार्क्स एकदम फुल मिल जाएगा। क्या? ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट है कि ये बोला जा रहा था महात्मा गांधी का ज्यादा प्रोडक्शन ना किया जाए तो क्या किया जाए, एंड वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी जो मास प्रोडक्शन हो रहा है वो ना हो, जबकि बल्कि ये बोला जा रहा है सभी लोगों के द्वारा, मासेस ऑफ द पीपल के द्वारा क्या प्रोडक्शन किया जाए, यानी अगर पीपल को लगे कि जरूरत है तभी उसका क्या हो, सारे लोगों के द्वारा मिलकर प्रोडक्शन हो, अदरवाइज मास प्रोडक्शन ना हो, यानी हम लोग अपनी जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ये चीज बोला गया कि ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन ना हो, बल्कि वांटेड टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी सारे लोगों के द्वारा मिलकर प्रोडक्शन किया जाए वो ज्यादा सही है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ प्रोडक्शन होगा कब, जब हमारे हम लोगों को क्या हुआ, नीड्स होगा, लेकिन हम अंधाधुंध प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बोला गया, ध्यान में रखिएगा बाबू, एक ये स्टेटमेंट और ये जब भी महात्मा गांधी जी के द्वारा आया तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट एकदम चिपका दीजिएगा, समझे कि नहीं आ रहा, ये चीज बोला जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में। ठीक है, अब क्या बोला गया, इंटरनेशनल एफर्ट लगाया गया क्या, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यानी क्या क्या इंटरनेशनल था, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना, कि व्हाट आर द इंटरनेशनल एफर्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया बाबू यहाँ से, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव पे आज तक आया नहीं है, लेकिन हाँ आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्या क्या एफर्ट लगाया गया, तो याद करिए पहला एक आप रियो डी जेनेरो वाला लिख दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको आप लिख लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये स्लाइड को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है ना कि रियो डी जेनेरो का जो कन्वेंशन था वो 1992 में पढ़ा था, क्यों, क्योंकि यहाँ भी डेट आ रहा है, वो डेट को साथ कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा गया, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968, एकदम ध्यान में रखिएगा बाबू, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यानी पहली बार पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर कोई कंसर्निटी अपना दिखाया था रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेके तो वो क्या था, क्लब ऑफ रूम था, क्या था बाबू, क्लब ऑफ रूम था। और क्लब ऑफ रूम क्या एक ग्रुप है बाबू, क्या है, ग्रुप है ना, और ये कंसर्न दिखाया था किसको लेके, कंजर्वेशन ऑफ, कब, 1968। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इनिशिएटिव कौन से डेट में लिया गया था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, तो अब 1992 मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा, 1968 लगाइएगा बाबू, ठीक है ना। एंड सब्सिक्वेंटली इन द 1974 क्या हुआ, ध्यान से समझिए, देखिए गांधी जी का योगदान में कितना है, 1974 में गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन रिप्रेजेंटेड बाय द स्कल्पचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, इनका एक बुक था, स्कल्पचर के द्वारा एक बुक लिखा गया था जो था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसमें महात्मा गांधी जी का प्रिंसिपल जो पीछे हम लोग पढ़े ना उसको क्या किया गया था, यहाँ पे यूज किया गया था कि इंडिविजुअल के द्वारा, ग्रीडी के द्वारा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा क्या हो रहा है, रिसोर्सेज क्या हो रहा है, ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्शन ऑफ मासेस नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन बाय दी मासेस होना चाहिए, प्लस हमारे ग्रिड को फुलफिल करने के लिए एनवायरनमेंट नहीं है लेकिन हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो उसी कॉन्सेप्ट को स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम के बुक में क्या किया गया था, लिखा गया था, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है ना। इसके बाद द seminal contribution will represent to resources conservation at the global level was made by the ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। ब्रुटलैंड एक मतलब कहीं के आए लीडर थे, ये कोई कंट्री के, वो कंट्री का नाम रिकॉल नहीं हो रहा, तो ब्रुटलैंड कमीशन एक रिपोर्ट बनाए थे और उसमें भी कहीं ना कहीं रिसोर्स के कंजर्वेशन का क्या किया गया था, बात किया गया था। एक बात समझिए, तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा अगर इंटरनेशनल एफर्ट वाला, तो आप पूरा ये 3 एफर्ट को लिख लीजिएगा, प्लस आप आगे जो पिछले में पढ़े थे ना रियो डी जेनेरो, ये तीनों और वो स्टेटमेंट को बाबू आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और इसमें और भी आगे एक चीज बताया गया क्या कि दिस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट था बाबू है ना, ये ब्रुटलैंड कमेटी वाला जो रिपोर्ट था, कमीशन वाला जो रिपोर्ट था, इसमें ये बोला गया कि दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इज एज मींस ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। समझिए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट पर है कहां पे, रियो डी जेनेरो में, उसको इस बुक में आवर कॉमन फ्यूचर वाले बुक में क्या किया गया था, उसको क्या किया गया था, इन्वॉल्व किया गया। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट वेयर यूज्ड इन विच बुक, तो याद रखिएगा वो आवर कॉमन फ्यूचर, और वो जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको लिखा है इसका भी स्लाइड में याद आ जाएगा, ठीक है। एंड अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो, आपको पहले ही बताया कि पूरे इंटरनेशनल पे बात किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल वाला को क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, यानी इंटरनेशनल एफर्ट जो कंजर्वेशन को रिसोर्स को लाया गया था वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए
यहां तक हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया। एक शॉर्ट रिकॉल लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े। ठीक है, इस सेकंड टॉपिक में हम लोग क्या पढ़े, बहुत इजी पढ़े बाबू। आप देख रहे हैं ना, चीजें धीरे धीरे करके क्या हो जा रहा है, हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो पहला हम लोग ये देखे बाबू कि आखिरकार है ना, रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स में हम लोग यहाँ पे देखे थे, तीन प्रॉब्लम देखे थे। ठीक है, ये तीन प्रॉब्लम में देखे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम था, जिसमें आप देखे कि एक पर्सन के पास है कहीं ना कहीं हैव्स और हैव्स नॉट हो जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग लग रहा है। और एक हमारा आया था रीडू जेंडर का कॉन्सेप्ट 1992 में, जिसे एजेंडा 21 लिखा है। एजेंडा 21 किसके, इसमें बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग पॉवर्टी, डैमेज, डिजीज का बात किए, ताकि हम लोग क्या कर सके, लोकल लेवल पे इसको क्या कर सके, एजेंडा बना के अचीव कर सके। उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग का बात किया कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बैलेंस रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं थ्री स्टेप का बात किए, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट का बात किए। ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्री स्टेप रिसोर्स प्लानिंग में आइडेंटिफाई करके भी हम लोग यहाँ पे देखें। इसके बाद हम लोग बात किए कि एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए क्या जरूरी है। तो एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के लिए ये जरूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी भी हो, यानी कोई कंट्री के पास सिर्फ रिसोर्सेज होने से काम नहीं होगा, आपके पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे हम लोग पे बात किए थे। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग देखे थे, महात्मा गांधी के अनुसार जो डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसका कारण क्या है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि इंटरनेशनल क्या क्या एफर्ट लगाया गया, तो जिसमें क्लब ऑफ रोम का देखे थे, स्मॉल ब्यूटीफुल एक बुक लिखा गया था, उसमें महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया था। उसके लिए ब्रुकलिन कमीशन का देखे थे, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को ओवर कॉमन फ्यूचर में यूज किया गया था। उसके बाद ब्राजील वाला तो ऑलरेडी हम लोग देखे हुए। इसी के साथ सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 100% चीजें कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ हमारा ये सेकंड जो था वो खत्म होता है। पार्ट थर्ड भी आपका रिलीज कर दिया जाएगा। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।